सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम राजा, किसान और नगर अध्याय 2 12th हिस्ट्री के सब टॉपिक राजधर्म के नवीन सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसका जेम्स प्रिंसेप के बारे में पढ़ा, उनके शोध कार्यों के बारे में पढ़ा और उन्होंने किस तरह से ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ जाना, जिससे कि भारतीय इतिहास को एक नई दिशा मिली, ये भी पढ़ा। प्रारंभिक जो विस्तृत साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसकी जानकारी के स्रोत पढ़े, उनके प्रशासन के बारे में पढ़े और अभिलेखों से जो अशोक के धम्म के बारे में जानकारी मिली, उस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। आज हमारा जो सब टॉपिक है नंबर 4, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें 4.1 सब टॉपिक है दक्षिण के राजा और सरदार। दक्कन तथा सदूर दक्कन में कुछ सरदार तथा सरदारियों का उदय हुआ। ये सरदार और सरदारियां जिस क्षेत्र में उदित हुई उसको उस समय तमिलकम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है बेटा, तमिलकम यानी कि वो क्षेत्र जहां तमिल भाषा बोली जाती थी। इस क्षेत्र में आज के आधुनिक जो राज्य हैं, जैसे कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय इन क्षेत्रों पर चोल, चेर और पांड्य जैसे सरदार राज करते थे। इन राज्यों की समृद्धि का आधार था वो था व्यापार, और ये राज्य काफ़ी स्थायी सिद्ध हुए। तो इस तरह से वहाँ उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण में इन सरदारियों का उदय हुआ। इन पर सरदार शासन करते थे। अब जो महत्वपूर्ण विचार योग्य प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, वो है सरदार कौन थे, सरदार के कार्य बताएं। तो सरदार देखिए, सरदार कौन थे? एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था सरदार। उसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और वंशानुगत नहीं भी हो सकता था। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते थे। उसके कार्य क्या क्या थे? अनुष्ठानों का संचालन करना। अनुष्ठान जैसे है कि यज्ञ है, हवन है, कोई धार्मिक कार्य करने हैं, इस तरह के कार्यों का संपादन या कार्यों का संपूर्ण रूप से निष्पादन किया जाना राजा के द्वारा होता था या सरदार के द्वारा होता था। सरदार धार्मिक अनुष्ठानों का संपादन करता था। युद्ध के समय अपने लोगों का नेतृत्व करता था। आपस में जब लड़ाई झगड़े हो जाते थे लोगों के, तो उनके विवादों के बीच मध्यस्थता करता था, उनके विवादों का भी निपटारा करता था। अपने अधीन लोग जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, उन लोगों से भेंट लेता था और उस भेंट को वो अपने लोगों में भी बांट देता था। लेकिन इस समय तक जो सरदार थे उन्होंने स्थायी सेना का निर्माण नहीं किया था। उनके अधिकारी भी स्थायी नहीं होते थे। जो ये सरदार और सरदारियां थी, इनके बारे में जानकारी के स्रोत हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य से हमें उस समय के जो सरदार शासक थे उनके बारे में जानकारी हासिल होती है। संगम साहित्य था वो तमिल भाषा में लिखा गया। इससे हमें चोल, चेर और पांड्य जो सरदार थे उनके साम्राज्य की जानकारी हासिल होती है और ये पता चलता है कि वो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। हमें इस समय कुछ और शासकों का पता चलता है जो लंबी दूरी के व्यापार के द्वारा अपने साम्राज्य को स्थिर बनाए हुए थे, अपने राजस्व को मजबूत बनाए हुए थे। इनमें सातवाहन थे। तो सातवाहन कौन थे? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी सन के बीच
ये कहाँ राज करते थे? देखिए, ये जो राज करते थे वो मध्य और पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर राज करते थे। समय अवधि क्या थी? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन के बीच ये लोग मध्य तथा पश्चिमी भारत के क्षेत्रों पर शासन करते थे। इसी तरह जो दूसरे शासक थे वो जिनको शक कहा गया है, ये उपमहाद्वीप के पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी भाग पर शासन करते थे। ये एशियाई मूल के थे और भारतीय ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ये मलेच्छ जाति के थे। तो ये थे सरदार और सरदारियां। यहाँ जब हम स्त्रोत 2 के बारे में पढ़ते हैं, स्त्रोत 2 में अर्थशास्त्र में सैनिक और सैनिक संगठनों के बारे में हमें विस्तार से वर्णन मिलता है। इसमें मौर्य साम्राज्य की सेना के बारे में बताया गया है। देखिए सेना कैसी थी, कहता कि यूनानी स्त्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। ये 2 बार ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। अब है अगला सब टॉपिक 4.2 दैविक राजा। आप सभी समझदार हैं, दैविक राजा से क्या तात्पर्य है। यहाँ जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जा रहा है अभ्यास का, वो ये है कि उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें। क्या था? राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन था, वो था विभिन्न देवी देवताओं से अपने आप को जोड़ना। इसके लिए क्या करते थे? इसके लिए राजा लोग जनता में अपना प्रभाव जमाने के लिए देवी देवताओं के विशालकाय मंदिर बनवाते थे, ताकि जनता में उनका प्रभाव बरकरार रह सके। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाणों ने, जिन्होंने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया और पश्चिमी उत्तर भारत पर राज किया था, राजत्व के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। जो कुषाण शासक थे उनके इतिहास की रचना हम अभिलेख और साहित्य परंपराओं से करते हैं, और जिस प्रकार के राजधर्म का कुषाण शासकों ने प्रस्तुतिकरण किया, उसका सर्वोत्तम उदाहरण हमें उनके सिक्कों में और उनकी मूर्तियों से प्राप्त होता है। मूर्तियों में हमें मथुरा के पास माट नामक स्थान से विशालकाय मूर्तियां मिली हैं। अफगानिस्तान के एक देवस्थान से भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण शासकों ने स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत किया। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। संभवतः उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो अपने नाम के आगे सौरग पुत्र की उपाधि धारण करते थे। 4वीं शताब्दी में हमें गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से कई साम्राज्य थे जो इस समय 4वीं शताब्दी में विकसित हुए, वो सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय साधनों द्वारा करते थे, जिस पर भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा बन जाते थे, और जो राजा दुर्लभ होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी उस समय के साहित्य से, सिक्कों से, अभिलेखों से और प्रशस्तियों से प्राप्त होती है। उस समय की जो सबसे प्रसिद्ध प्रशस्ति है वो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा, प्रयाग प्रशस्ति को हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। उसमें समुद्रगुप्त की स्तुति की गई है, उसका गुणगान किया गया है कि समुद्रगुप्त था, बड़ा शक्तिशाली राजा था, उसने उत्तरी तथा दक्षिण भारत के राजाओं को पराजित किया था
और वो देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र तथा यम के तुल्य थे। इस तरह से हमें उत्तर मौर्य काल में विभिन्न शासकों द्वारा अपने साम्राज्य को स्थायी और सुदृढ़ करने के लिए जिन सिद्धांतों का उपयोग उनके द्वारा किया जाता था उनकी एक झलक मिलती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बड़ा शॉर्ट था। अब यहाँ हम एक अंक के प्रश्नों पे डिस्कस कर लेते हैं, एक एक दो दो अंक के। फिर से तमिलकम से आप क्या समझते हैं? तमिलकम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? दक्कन का उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन और उसके दक्षिण में स्थित क्षेत्र को तमिलकम कहा जाता था, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ क्षेत्र शामिल थे। इन क्षेत्रों पर चोल, चेर और पांड्य सरदार राज करते थे। अगला प्रश्न है, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट की सेनाओं के बारे में बताइए। तो मौर्यों के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अगला प्रश्न है, सातवाहन कौन थे? वे शासक जो मध्य तथा पश्चिमी भारत पर 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी सन तक जिन्होंने राज किया, ये सातवाहन कहलाए। ये प्रजाति से ब्राह्मण थे। इसी समय अवधि में हमें शासकों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने पश्चिमी उत्तर और पश्चिमी भारत पर राज किया था। अब अगला प्रश्न है, साइड में है, पांड्य सरदार सेनगिटुवन की वन यात्रा। इसमें 1 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, शिल्पादिक्रम क्या है? शिल्पादिक्रम एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। अगला 1 नंबर का प्रश्न, कुषाण कौन थे? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत पर शासन करने वाली एक जनजाति थी कुषाण। कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां हमें कहाँ से मिली हैं? मथुरा के माट नामक स्थान से और अफगानिस्तान के देव स्थान से हमें ये मूर्तियां मिली हैं। कुषाण शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की? कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। जिन्हीं शासकों की किस उपाधि से कुषाण शासक प्रेरित थे? स्वर्गपुत्र की उपाधि से वो प्रेरित थे। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी। प्रयाग प्रशस्ति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जाना जाता है। हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में हमने अब चर्चा की। तो इसी के साथ हमारा जो अध्याय है, ये टॉपिक है सब